Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss one interesting topic of history, that is kingdoms in North India. प्रीवियस चैप्टर में हमने साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग और फेमस किंगडम्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो बेटा, ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो थी नॉर्थ इंडिया में, दे वर द राजपूत, प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास. एंड एट दिस टाइम फॉरेन इन्वेडर्स ऑल्सो एंटर टू इंडियन बाउंड्रीज. आपके जो आए थे गजनवीज एंड गौरीज, ये भी इस समय पहुंच चुके थे इंडिया में. तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजपूत्स की. राजपूत ये वर्ड अपने आप में क्या कह रहा है? द सन ऑफ किंग, राजा का बेटा. इट इज़ डिफिकल्ट टू से हाउ द राजपूत इमर्ज्ड, क्योंकि हमें जो एक्चुअल एविडेंस इसका नहीं मिला है, बट डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द इमर्जेंस ऑफ द राजपूत. कुछ ये कहते हैं कि ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे जो इंडिया में आए, सेटल हो गए, पावरफुल हो गए, और कुछ का मानना ये है कि दे वर द फेवरेट्स ऑफ द डिफरेंट किंग्स हु रूल्स टू बिकम द रूलर्स, और टाइम के साथ साथ ये पावरफुल हो गए, इन्होंने अपनी डायनेस्टी बना दी. बट ओवरऑल राजपूत जो हैं बेटा इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट, आप ये कह सकते हो, रूलिंग कम्युनिटी रही है. As far as the Rajputs are concerned, they claim that they were the descendant of the Kshatriyas. कहानी कुछ भी हो, सब ये कहते हैं कि क्षत्रियस के औलाद हैं हम, पुराने एंसेस्टर हमारे ये रहे हैं. They claim their origin from the सूर्यवंशी सन फैमिली से ओरिजिन हुए हैं, या फिर चंद्रवंशी सन ऑफ मून. तो ऐसा राजपूतों का माना जाता है. अपार्ट फ्रॉम अगर आप देखोगे तो राजपूत में बहुत सारी आपको कास्ट नज़र आएंगी, डैट इज़ तोमर्स, देन आपके चौहान जिन्हें चाहमानास भी कहा गया है, आफ्टर डैट आपके सोलंकीस, एंड देन पारमार्स, एंड देन गढ़वाल्स एंड चंदेलास. तो दीज ऑल वर बिलोंग टू द राजपूत क्लैन, यू कैन से. नाउ मूविंग टू द नॉलेज विंडो बेटा, हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास. क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ क्षत्रिय की तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू सोसाइटी को हमने 4 वर्ण में बांटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो ये जो क्षत्रिय कम्युनिटी है, जिसे वैरियर कम्युनिटी कहा जाता है, यहाँ पर राजपूत उनसे रिलेटेड हैं. सबसे पहले हम तोमर्स की बात करते हैं. तोमर्स केम टू प्रोमिनेंस इन 8th सेंचुरी एडी, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बनाई थी सिटी, दैट इज द दिल्ली का, जिसे आप क्या कहते हो प्रेजेंट डे में? दिल्ली. ठीक है, तो दिल्ली का पुराना नाम है और ये तोमर्स ने इस्टेब्लिश की थी. दे वर स्मॉल रूलर्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय देम. दे वर डिफीटेड बाय चौहान्स. तो इसलिए तोमर के बाद जो राजपूत रूलर आए, जिन्हें हम चौहान्स या चाहमानास भी कहते हैं, चौहान्स रूल्ड इन द एरिया ऑफ दिल्ली एंड एज वेल एज आपका जो अजमेर एरिया है उसके आसपास भी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चौहान रूलर रहे, फोटो में भी आपको दिख रहे हैं, द ग्रेट रूलर पृथ्वीराज चौहान. एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल दैट मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया. पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें कई बार हराया भी है बेटा. बैटल ऑफ तराई में जो है, ही डिड नॉट चेज हिम आउट द पंजाब. मोहम्मद गौरी टुक हिज रिवेंज एंड वेरी नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर से अटैक किया और धोखे से पृथ्वीराज चौहान पे जो है अटैक करवाया और उन्हें हराया. लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही अच्छे से लड़ाई लड़ी थी. सो यू कैन से कि पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद जो है मुस्लिम रूलर्स जो है इंडिया में इस्टेब्लिश होने लग गए, और मुस्लिम रूलर्स या मुस्लिम इन्वेडर्स का जो अटैक था इंडिया में वो बढ़ने लग गया था. पृथ्वीराज चौहान को बेटा एक लेजेंड माना जाता है. पृथ्वीराज रासो ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी नहीं हरा पाए थे. चंद्रबरदाई जो थे, उनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छी बात पृथ्वीराज रासो में लिखी है. अब हम चलते हैं पृथ्वीराज चौहान के बाद जो आए, दैट वर द सोलंकीज. सोलंकीज रूल द रीजन ऑफ काठियावाड़ जो है ना आपका, वहाँ पे उन्होंने रूल किया था. दे आर ऑल्सो नोन एज द चालुक्य.
चालुक्यास ऑफ गुजरात। दिलवाड़ा टेम्पल है ना, जो फेमस दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में, और आपका सन टेम्पल, ये इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। सोलंकीज के बाद आए आपके परमारस। परमारस वर द रूलर्स इन द मालवा रीजन, और अर्लियर दे वर द स्मॉल फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहारास, यानी उनके अंडर आते थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को पावरफुल किया और डिक्लेयर किया एज एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी। आपका जो फेमस नीलकंठेश्वर टेम्पल है ना उदयपुर में, वो परमारस ने बनवाया है। उनके बाद आते हैं आपके गढ़वालियास, दैट इज द गढ़वालास रूल्ड ओवर द कन्नौज एरिया। कन्नौज एरिया जो था ना बेटा, जयचंद वहाँ के इम्पोर्टेंट रूलर थे उस समय, और पृथ्वीराज चौहान को हराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जयचंद ने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। तो आप ये भी कह सकते हैं गद्दार थे वो। ठीक है, चंदेलास की बात अगर हम करें तो चंदेलास विद देयर कैपिटल ऑफ खजुराहो रूल्ड द बुंदेलखंड, द एरिया बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर। इनके जो फेमस रूलर रहे दैट वाज द कीर्ति वर्मन। बहुत इन्फ्लुएंशियल किंग ये थे, और इन्होंने जो खजुराहो के ब्यूटीफुल टेम्पल्स आज आप देखते हो ना, ये चंदेलास ने बनवाए थे, बेसिकली कीर्ति वर्मन ने। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आ रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ट्री पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ये आपको ना IAS वगैरह के बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ट्री पार्टी स्ट्रगल के बारे में। ट्री पार्टी मतलब तीन पार्टी का स्ट्रगल हो रहा है कन्नौज के लिए। देखो कन्नौज जो है ना, उसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, और कन्नौज बहुत सारे राजाओं की कैपिटल सिटी भी रहा है। कन्नौज में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कन्नौज एक फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी कल्टीवेशन होती है। इसीलिए बहुत सारे राजाओं को ये लगता था कन्नौज अगर उनके पास आ जाता है तो ग्रेट रिसोर्सफुल एरिया उनके पास आ जाती है। और नदी के किनारे होने के कारण क्या था कि ट्रेड में भी हेल्प मिल जाता था आसानी से। इसीलिए हर कोई नॉर्थ इंडिया के इस पार्ट पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन 3 मेन डायनेस्टी थी जो हमेशा आपस में लड़ती रहती थी इसके लिए। वो 3 डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास। इन तीनों के स्ट्रगल को, कन्नौज के लिए जो स्ट्रगल हुआ उसे कहा गया ट्री पार्टेड स्ट्रगल फॉर कन्नौज। अब हम चलते हैं पालास की तरफ। पालास रूल द रीजन फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड और आपका जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे ये रूल ओवर करते थे। और इस डायनेस्टी को बनाया था गोपाला जी ने 750 AD में। वो गोपाला जो थे उन्होंने क्या है कि खुद ब खुद अपने आप को नहीं इलेक्ट किया था। ही वॉज इलेक्टेड किंग एज द प्रीवियस किंग हैड नो चाइल्ड। जब उनके कोई बेटा नहीं हुआ तो ये हुआ कि जो भी एलिजिबल मेंबर हैं वो नॉमिनेट होते हैं। सो गोपाला उसमें से चूज होकर आए थे। तो यू कैन से गोपाला एंड हिज सक्सेसर एंड देन सन धर्मपाला जो थे, दे वर द एबल किंग्स ऑफ द पाला किंगडम। इवन दे हैड टू मेक द people prosperous also, even they encourage the trade with the Southeast Asian country also। मतलब फ्रेंडली रिलेशन इन्होंने बनाने की कोशिश की थी अदर पार्ट ऑफ एशिया से। पाला किंग्स जो थे दे वर पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑल्सो। और बहुत अच्छी, स्पेशली आप ये देखो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो ये रुइंस आपको दिख रहा है, उस समय की फेमस यूनिवर्सिटी पालास ने बनवाई थी। एंड they also built the new university in the Magad called as विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हो कि पालास को लिटरेचर का कितना शौक था। पालास के बाद जो आते हैं दैट इज द प्रतिहारास। प्रतिहारास जो है आज का जो प्रेजेंट डे राजस्थान और गुजरात है ना बेटा, उसके आसपास ये जो है रूल ओवर करते थे। दे रोज टू पावर इन अबाउट 725 AD। अब क्या हुआ, ये पावर में कैसे आए, इन्होंने जो एक मलेच्छास किंग थे उनको हराया था। इट इज़ नॉट नोन हु द मलेच्छास वर, उस समय कौन थे मलेच्छा किंग थे, बट ऐसा लिटरेचर में हमें मिला है। द वर्ड मलेच्छा सिग्निफाइड टू द आउटकास्ट और फॉरनर्स को भी कह सकते हैं, कोई बाहरी राजा रहा होगा। प्रोबेबली दे डिफीटेड द अरब्स हु रूल द सिंध एट दैट टाइम ऑल्सो। तो अगर आप देखोगे प्रतिहारा का मेन रूलर जो थे वो थे राजा भोज।
836 से 882 तक। राजा भोज ने क्या किया था, उन्होंने इवन कन्नौज को भी ऑक्यूपाई करके अपनी कैपिटल बना लिया था। नाउ जो राजा भोज थे, ही वॉज डिफीटेड बाय द ध्रुवा फेमस राष्ट्रकूटा किंग। अब राष्ट्रकूटा किंग से ये हार गए। देन महेंद्र पाल जो थे, राजा भोज के जो बेटे थे, उन्होंने फिर से एक्सपेंड किया पाला किंगडम को। सो बेटा ये किंग भोजा जो थे ना, स्पेशली आपके ये महेंद्र पाला जो भोजा के जो बेटे थे, इन्होंने फर्दर एक्सपेंशन भी किया, बहुत सारे मैग्निफिसेंट टेम्पल्स और बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे कन्नौज में। किंग भोजा जो थे, ही वॉज अ वैष्णव एंड टुक द टाइटल ऑफ आदिवरा। आप ये देखो, जो किंग भोजा ने उस समय ये कॉइन्स निकलवाए थे ना, पंचमार्क कॉइन्स, इस पे आपको आदिवरा की जो है आपको स्कल्पचर नजर आएगा। तो उन्होंने ये टाइटल भी अपने आप को दिया था, जो कि लॉर्ड विष्णु का एक अवतार था। तो ये सारा आपको कॉइन्स में नजर आता है। सक्सीडिंग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नॉट सो मच एबल, इसलिए फाइनली क्या हुआ, दे वर डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनी in 1018 AD। लैंग्वेज और लिटरेचर की बात कर लें तो अर्ली मेडिवल पीरियड वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इस समय ना लैंग्वेज और लिटरेचर पे मोस्टली राजाओं ने काम किया था। संस्कृत तो ब्राह्मणों की मेन लैंग्वेज थे ही, उसके अलावा गुजराती, बंगाली, मराठी, इस तरीके की लैंग्वेज भी डेवलप होनी शुरू हो गई थी। इस पीरियड ने नंबर ऑफ लिटरेचर वर्क को देखा है। आप देखो, जो आपकी पृथ्वीराज रासो है वो मेडिवल पीरियड में ही चंद बरदाई ने लिखी थी। इवन आपकी जो बिल्हाना है, राजतरंगिणी है, जो कलहाना ने लिखी, वो भी इसी पीरियड में लिखी गई थी। गीत गोविंदा जो फेमस एक बुक है जयदेव जी की, वो भी इसी पीरियड में लिखी गई थी, जिसमें रिलेशनशिप दिखाया गया था लॉर्ड कृष्णा और राधा का। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बेटा इस समय जो बुक्स लिखी गई थी ना, बड़ी कलरफुल इलस्ट्रेशन में लिखी गई थी, जिन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स भी कहा जाता है। और इन मिनिएचर पेंटिंग में ना लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाया गया था। दे वर सिंपल इन द बिगनिंग, बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो आर्टिस्टिक, रिच एंड इलेबरेट आपको मिनिएचर पेंटिंग नज़र आने लगी। फेमस टेम्पल भी इस समय जो है बिल्टअप कराए गए। आप देखो, आपका लिंगराजा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, सन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल, ये सब इस मेडिवल पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुए थे। अब बात करते हैं हम इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ये एक ऐसा पीरियड था जिसने इन्वेजन भी देखा है। नॉर्थ वेस्ट से बाहरी जो ताकतें थी वो अब अंदर आने लग गई थी। हाई माउंटेन रेंज जो थी कराकोरम की एंड द हिमालय इन द नॉर्थ एंड वेस्ट विच वर्क एज ए नेचुरल बैरियर्स फॉर द इन्वेडर, बट अब इसमें से पासेस बनने शुरू हो गए और बहुत सारे ट्रेडर, क्योंकि ट्रेड रूट डेवलप हो रहे थे, तो अब यहाँ से लुटेरे, हमलावर, इन्वेडर्स भी आने शुरू हो गए जो इंडिया पे अटैक करने लगे। दिस इन्वेजन चेंज द वेरी कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आप देखो, अर्लीस्ट इन्वेजन जो हुआ था दैट वाज बाय द मोहम्मद बिन कासिम इन 712 AD। उसने क्या किया, उसने सिंध और पंजाब को ऑक्यूपाइड कर दिया। फिर पहले तो कुछ समय तक उसने जो है पीसफुल रिलेशन को बना के रखा था अपने आसपास के राजाओं के साथ। धीरे धीरे उसने अपनी पावर को, अपने ट्रेड को जो है स्ट्रेंथन किया। इसके बाद जो आए थे आपके गजनवीज। फर्स्ट सीरीज जो इन्वेजन की हुई दैट वाज बाय द महमूद ऑफ गजनी। गजनी का वो रूलर था, गजनी जो कि अभी अफगानिस्तान में है। He was an ambitious ruler who wanted to make his small kingdom very powerful. अब उसके लिए उसे क्या चाहिए थे, रिच रिसोर्सेज चाहिए थे, इसलिए वो बार बार इंडिया आता था और बार बार इंडिया के बड़े बड़े मंदिरों को लूटता जाता था। यू नो बेटा, he invaded 17 times in span of 26 years. 17 बार वो इंडिया में आया है हमला करने के लिए, और उसका मेन एम ही यही था, रेड करो, इंडिया में इतनी वेल्थ है, इतना सोना है, इतने रिसोर्सेज हैं, उसे लूट पाट के अपने किंगडम गजनी में ले जाता था। सो महमूद ऑफ गजनी, दो ही वॉज एन एबल जनरल, ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। क्यों? इसलिए उसको क्या चाहिए था, रिसोर्सेज, और इंडिया से वो सारा लूट के वहाँ ले जाता था और अपने किंगडम को मजबूत करता जाता था। अब आप देखो,
उसमें जो उसने इंक्लूड किया ना हिंदू टेम्पल्स में जिनको लूटा, वहाँ मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ का टेम्पल तो उन्होंने कई बार लूटा है गुजरात में। Ironically, the wealth he looted in India was used to build fine city, mosque, library and museum in Ghazni. सोचो, हमारे पैसों से गजनी में डेवलपमेंट हो रहा है और हमें लूटपाट करके तोड़ा फोड़ा जा रहा है। सो महमूद ऑफ गजनी सेंट अल-बुरूनी जो थे वो फेमस स्कॉलर थे, इंडिया में उन्हें भेजा कि जाओ डिटेल अकाउंट लिखो इंडिया के बारे में और इंडिया के लोगों के बारे में। इसके अलावा फिरदौसी रोड द शाहनामा इन प्रेज ऑफ महमूद ऑफ गजनी, तो एक लुटेरे के प्रेज में ये किताब लिखी गई थी। गजनी के बाद जो आए ना बेटा, दैट वाज द गौरीज। गौर क्या था? एक स्मॉल किंगडम था अफगानिस्तान में, ठीक है। और हुआ क्या, जब महमूद गजनी की डेथ हो गई थी ना 1030 में, तो आपके ये मेजुद्दीन मोहम्मद, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और गौर वंश की स्थापना कर दी एंड डिफीटेड द गजनवीज। ही इज पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गौरी। इंडिया में भी आए हैं और पृथ्वीराज चौहान से भी टकराए हैं। सो मोहम्मद गौरी ने वही गजनी की पॉलिसी को फॉलो किया था और उसने जगह जगह इंडिया में आके लूटपाट भी की, बहुत सारे रिसोर्सेज जो है लेके गया और अपने गौर वंश को आगे उसने बढ़ाया भी। The most famous battle that Muhammad Gauri fought, that was with the पृथ्वीराज चौहान। राजपूत रूलर थे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के, और वहाँ से उनकी लड़ाई जो है सबसे ज़्यादा जो है हुई है। 1191 में डिफीटेड हुए हैं, बट ही टुक रिवेंज इन द नेक्स्ट ईयर। पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने अच्छे से उन्हें हरा दिया। दूसरी बात, क्योंकि जयचंद ने उनका साथ दिया था, तो इसलिए गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज चौहान हारे गए। अब द रूलर ऑफ कन्नौज जयचंद जो है, उन्होंने उनको सारा जो वीक पॉइंट था ना महल वगैरह का, कब अकेले जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं बताया था, इस वजह से इस बैटल में वो हारे। आप ये देखो बैटल का सीन डिपिक्ट किया हुआ है, बैटल ऑफ तराई हम इसे कहते हैं। अब मोहम्मद गौरी वॉज assassinated in 1206 AD. He had given the charge of Delhi and Ajmer टू द कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे उन्होंने बनाया और कहा कि अब आप जो है वहाँ जाके रूलर जो है बने। दिस वॉज हाउ द टर्क रूलर वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो अब तुर्कों का जो है रूल इंडिया में आ गया। रीजन्स फॉर डिफीट ऑफ राजपूत एंड सक्सेस ऑफ तुर्क। बेसिकली क्या हुआ था कि जो राजपूत रूलर जो है डिफीट हो गए, जबकि इतने पावरफुल रूलर थे, और टर्किश जो है शासन यहाँ पर आ गया। नंबर 1 रीज़न ये था कि राजपूत डिफीट वॉज देयर डिसयूनिटी। देखो बेटा, जब तक आपस में यूनिटी नहीं रहेगी तो कोई भी आपको जो है हरा देगा। यही कारण हुआ कि राजपूत रूलर जो थे वो आपस में ही लड़ते रह गए और महमूद गजनी हो गए या मोहम्मद गौरी हो गए, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। देन द मुस्लिम वर फाइटिंग विद द स्पिरिट ऑफ क्रूसेड एज दे वर टोल्ड दैट दे वर फाइटिंग टू स्प्रेड देयर रिलीजन। अच्छा, इनका मोटिव ये था कि हमें अपने इस्लाम को फैलाना है, और इसके लिए वो इतना मोटिवेटेड थे कि वो किसी भी हद तक जो है लूटपाट या मारपीट कर सकते थे। और जो इंडियन रूलर्स थे वो आसानी से बच्चों पे, महिलाओं पे या इस तरीके का लूटपाट या लड़ाई नहीं करते थे। तो ये भी एक रीज़न था। देन इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उस 4 वर्ण में भी आपस में लड़ाई थी और इसका भी फ़ायदा जो है मुस्लिम इन्वेडर्स ने उठाया। देन इंडियन किंगडम्स ऑफन गिव टेरिटरीज टू द फ्यूडेटरीज। होता क्या था कि भैया फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, इंडियन किंग्स जो हैं रिलाई कर लेते थे जमींदारों पे, और जमींदार जो है टैक्स वसूल रहे हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो कई बार जो वो फ्यूडेटर्स हैं वो भी गद्दारी कर देते थे, या टाइम से उन्हें सोल्जर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, या टैक्स जो है प्रॉपर नहीं कलेक्ट करके दे रहे हैं। सो रिसोर्सेज मिनिमाइज हो जाते थे। राजपूत्स वर मोस्टली डिफेंडेंट दैट रेयरली अटैक द एनिमी, क्योंकि राजपूत बिलीव नहीं करते थे कि आप जाके बाहर वालों पे हमला करो, वो डिफेंडेंट थे। दे नॉर्मली वेटेड फॉर द एनिमी टू अटैक इन द टेरिटरी। उनको ये रहता था जब हम पे हमला होगा तो एज ए डिफेंडेंट हम जो है वर्क करेंगे। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई वो हारे।
देन द राजपूत लैग बिहाइंड इन द टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट उनकी आर्मी के पास नहीं थे, ओल्ड वेपन्स पे चल रहे थे, जबकि जो टर्किश आए उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके थे। राजपूत फाउट विद द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, वो अपनी धर्म, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते थे, तो हमेशा कहते थे हम बलिदान के लिए तैयार हैं। सो दे नेवर किल्ड एन एनिमी आफ्टर डिसआर्मिंग हिम, मान लो अगर कोई निहत्था है तो भैया उसको नहीं मारते थे, लेकिन वो तो इतने चालाक थे टर्किश रूलर, दिल्ली सुल्तान्स वगैरह, कि भैया तुम निहत्थे हो, तुम्हारे आसपास कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने मार देना है। तो ये चीज़ें जो थी, दैट वाज द रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ राजपूत रूलर्स। बेटा नॉलेज विंडो की तरफ मुड़ते हैं। आप देखो सम मोरल रूल्स दिए हुए हैं जो राजपूत आर्मी फॉलो करती थी। सबसे पहले दे वर नॉट अटैकिंग द फ्लेइंग एनिमी फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से वॉर करना वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो किसी पे भी ऐसे वार नहीं किया उन्होंने। फिर कोई जख्मी है तो उस पर वार नहीं करते थे। उसके बाद अगर रात हो गई है, एक टाइम पीरियड होता था कि उस टाइम पीरियड के बाद, शाम के बाद, अंधेरा होने के बाद वो लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता था, ये जो बाहर से इन्वेडर आए थे ये अचानक हमला कर देते थे रात में, ये नहीं करते थे हमला। नॉट अटैकिंग आफ्टर द डिसआर्मिंग, एक बार डिसआर्म्ड हो गया कि भैया किसी के पास जो है निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, तो उस पर भी अटैक नहीं होगा। नॉट अटैकिंग नॉन कॉम्पोनेंट्स, किसी ने आपसे में सरेंडर कर लिया है, पहले ही वो कह रहा है कि मैं आपके बराबर का नहीं हूँ, उस पर भी अटैक नहीं करते थे। और क्षमा करना ये सबसे बड़ा इनका था कि अगर कोई हार भी गया युद्ध में तो क्षमा दान दे दो, जीवन दान दे दो। जैसे मोहम्मद गौरी के टाइम पे गलती हुई कि पहली बार जब हराया तो उसे क्षमा दान दे दिया और दोबारा वही आया अटैक करने के लिए। तो ये कुछ मोरल वैल्यूज हैं, शायद इसका फ़ायदा जो है इन्वेडर्स ने उठाया था। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर, लेट्स डू द क्विक रिवीजन। Number 1, we have discussed during the early medieval period in North India, the important Rajput class were Tomars, Chauhans, Solankis, Parmars and Chandelas. उसके बाद हमने पृथ्वीराज चौहान जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एफिशिएंट रूलर रहे उनके बारे में डिस्कस किया। राजपूता, प्रतिहारास और पालास, इनकी कन्नौज को लेके हमेशा लड़ाई रहती थी, जिसे हम ट्री पार्टी स्ट्रगल कहते हैं, और जिसकी वजह से ये वीक भी हुए। देन इन्वेजन स्टार्ट हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, जो इंडियन हिस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर गए। देन महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया को 17 टाइम्स लूटा, प्लंडर कर दिया पूरा का पूरा। Muhammad Ghori wanted to expand his empire into the India, and the chief causes of Rajput defeat at the hand of Turks were disunity and lack of motivation. So I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.